हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल पर बीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने 2019 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिटों के प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं और आज ये तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम इसका आज छठा प्रश्न देखेंगे, जो कि है डिस्क्राइब द काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अर्थात हमसे संकुल यौगिकों की काइनेटिक यानी गतिक और तीव्र ऊष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं। धातु संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व में हमें जो लिखना है वो निम्न प्रकार है कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व साम्य अवस्था में किसी संकुल के निर्माण अथवा रूपांतरण की सीमा को बताता है। यानी जो ऊष्मागतिकी स्थिरांक है, स्थायित्व है, ऊष्मागतिकी जो स्थायित्व है वह उस संकुल के निर्माण अथवा रूपांतरण की सीमा को बताता है। संकुलों के ऊष्मागतिकी स्थायित्व को समझाने के लिए माना एक संकुल के निर्माण की विक्रिया निम्न प्रकार है। माना कि ये कोई मेटल तत्व है और ये इसमें एन लिगेंड जुड़ेंगे, तो इससे MnN कंपाउंड का निर्माण होगा। साम्य अवस्था स्थिरांक के यदि इसका ज्ञात करेंगे तो इसमें उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल लिखेंगे, जिससे हमें K का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस K के मान पर डिपेंड करता है कि वो संकुल किस प्रकार से अधिक स्थायित्व है और कम स्थायित्व है। अर्थात जिस K का मान जितना अधिक होगा, स्थायित्व का मान उतना ही अधिक होगा, और K का मान जितना कम होगा, स्थायित्व का मान भी उतना ही कम होगा। तो ये था कि संकुल यौगिकों में ऊष्मागतिकी स्थायित्व। यहाँ K का मान संकुल के स्थायित्व की माप है, इस कारण K स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। इसमें उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होता है, संकुल का ऊष्मागतिकी स्थायित्व अर्थात संकुल के बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लेकिन जब साम्य स्थिरांक का मान कम होता है तो संकुल का ऊष्मागतिकी स्थायित्व कम होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब का अगला पार्ट देखते हैं कि धातु संकुलों का गतिक स्थायित्व। ऊष्मागतिक स्थायित्व हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे गतिक स्थायित्व। किसी संकुल का गतिक स्थायित्व साम्य अवस्था में अभिक्रिया की गति को बताता है। यह जो गतिक स्थायित्व होता है, यह अभिक्रिया में साम्य अवस्था की गति अथवा वेग को बताता है। और जो ऊष्मागतिक स्थायित्व वो क्या बता रहा था, संकुल के निर्माण की को बता रहा था। और साम्य अवस्था और ये जो गतिक स्थायित्व है, ये साम्य अवस्था की गति को बता रहा है। संकुल के गतिक स्थायित्व को दर्शाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो है अक्रिय और दूसरा है चंचल। अक्रिय को इनर्ट भी बोलते हैं और चंचल को लेबियर भी बोलते हैं। इन्हें चंचल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न कर लेते हैं, और जो अक्रिय जो यौगिक होते हैं और संकुल होते हैं, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं करते हैं। और यह कथन हेनरी टॉप ने कहा। इसके अनुसार वे संकुल जो 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण कर लेते हैं, वे गतिक रूप से चंचल होते हैं अर्थात लेबियल होते हैं। जबकि वे संकुल जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण करने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं, गतिक रूप से अक्रिय होते हैं अर्थात इनर्ट होते हैं। सामान्यतः ऊष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी संकुल गतिक रूप से भी अक्रिय होते हैं, लेकिन सभी संकुलों के लिए यह कथन सत्य नहीं है। अर्थात जो संकुल ऊष्मागतिकी रूप से अधिक स्थायी है, गतिक रूप से अक्रिय होगा। लेकिन सभी संकुलों के लिए यह कथन सत्य नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, किन संकुलों के लिए सत्य नहीं है उन्हें भी देखते हैं।
इसका एक उदाहरण देखते हैं कि निकिल टेट्रासाइनाइड 2- संकुल आयन ऊष्मागतिकी रूप से अधिक स्थायी होते हुए भी गतिक रूप से चंचल होता है, अर्थात ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न कर लेता है, लेकिन ऊष्मागतिकी रूप से तो ये स्थायी होता है, अतः इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये इसका अपवाद है और शीघ्रता से प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करा देता है। इस संकुल की क्रिया जब हम कार्बन 14 से कराने वाले साइनाइड से कराते हैं, तब यह इस साइनाइड को कार्बन 12 साइनाइड वाले को प्रतिस्थापित कर देता है और एक नए संकुल का निर्माण कर लेता है। इसी का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ये जो कोबाल्ट पेंटाएमीन 3+ संकुल आयन ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी होते हुए भी, अर्थात जब इसे ऊष्मागतिकी रूप से देखा जाता है तो यह अस्थायी होता है, क्योंकि इसका के का मान कम प्राप्त होता है, लेकिन जब इसे अम्लीय विलयन में रखा जाता है तो ये गतिक रूप से अक्रिय व्यवहार करता है, अर्थात यह अम्लीय माध्यम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं करता है। तो इसके कुछ दो उदाहरण थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बीएससी के नए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।